हेलो 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 हर्षित हर्षित आवाज आ रही है? यस सर। बोल्ड आउट। देख, खराब तो नहीं दिख रहा ना? नहीं सर, सही है। है रोज से ज्यादा रोशनी है थोड़ी। सही है। बोल्ड आउट। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स विल AgBr हैव द एक हाईएस्ट मिनट। solubility? इन विच सॉल्वेंट AgBr हैव हाईएस्ट मैक्सिमम solubility? सॉल्युबल। हाँ, मैक्सिमम लिख दे हाईएस्ट की हाँ, बजाय। यस ठीक है सर, ना? जो कम। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर बात करें ना, तो हमें चार बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात क्या, अपोजिट आयन से तो इंक्रीज हो जाएगी, अपोजिट आयन से तो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? और अगर कहीं कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा हो तो उससे भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? तो जनरली सिल्वर के सॉल्ट जो होते हैं ना, वो अमोनिया या इसके एक्वस सॉल्यूशन के साथ में सॉल्ट बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। यस सर। तो इसका आंसर या तो अमोनिया या फिर अमोनिया जैसी कोई चॉइस होगी। यस सर। ठीक है ना? तो हम ऐसे क्वेश्चन को कि AgBr या AgCl या AgI इनमें से कोई भी होता ना, तो उनकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो होगी, उनकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी अमोनिया या अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन में मैक्सिमम होती। ओके? अपोजिट आयन मतलब है सर? अपोजिट आयन से मतलब क्या है, जैसे AgBr है, ठीक है, हम्म। और कोई ऐसा आयन हो जो इन दोनों में से किसी को पकड़ के स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा हो। ठीक है ना? जैसे आई डाल दे, तो अब AgI क्या है, बहुत कम सॉल्युबल होता है, AgBr से भी कम। ठीक है कि नहीं? तो उसमें और बढ़ जाएगी। देख, हुई क्या प्रॉब्लम सॉल्व? यस सर। अगला बोल। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर एक मिनट, इफ हम अ इसको हटा दें। एक मिनट, इसको हटा दें। अगला क्वेश्चन, विच of ऑफ the फॉलोइंग following will occur if 0.1 m विल अकर इन 1 m solution of weak acid वीक एसिड। is diluted to 0.01 m at constant temperature. ओके, हमने इसको डाइल्यूट कर दिया 0.01 m। ठीक है? एक एसिड में हमने वाटर मिलाया, वाटर मिलाने से उसकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी कम हो गई। अब बता फर्स्ट चॉइस क्या है? First choice है hydrogen concentration will decrease to 0.1 m. सही है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। सही बात है ये तो। अगला बोल। Second है pH will decrease. पीएच विल डिक्रीजेज, ये गलत बात है, क्योंकि ये बढ़ गया है तो पीएच इंक्रीज कर जाएगी। Third है percentage ionization will increase. डाइल्यूशन बढ़ाने से एसिड, वीक एसिड ज्यादा टूटेगा। सही बात है, और D है Ke क्योंकि will डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन होती है, ऐसा हमने ओस्टवाल्ड लॉ में पढ़ा था। ठीक है? डाउट फिर पढ़ा।
क्वेश्चन ये है कि उसने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि किसके साथ में स्टेटमेंट ठीक होंगे। हो गया क्या आंसर? हाँ सर। गलत पूछ रहा था कि सही पूछ रहा था? हमने तो ये देख सुना ही नहीं। मल्टीपल करेक्ट है, ए एंड सी होगा। अच्छा ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या था सर? फोर्थ तो इसी को पता होगा, हमने तो सुने। फोर्थ हमने फोर्थ है बताया ही नहीं है अभी। विल इंक्रीज, बता हुआ के ए विल इंक्रीज। के ए ए। डाइल्यूशन से के इंक्रीज कर जाएगा, करेगा? हाँ कर जाएगा, ज्यादा टूट रहा है ना। आगे बढ़े। और है? नहीं सर। ठीक, हम पढ़ते हैं कॉमन है। तो डाल लो टॉपिक कॉमन है। बोले कॉमन आयन का मीन सब समझते ही हैं। अगर दो आयन एक जैसे हो तो हम उसको कॉमन आयन कहते हैं। क्लियर? तो लिखो कॉमन आयन में। बोले when strong ion add in weak ion, when strong common ion add in weak acid base or salt, ऐसे बोल दे। when strong common ion add in weak acid, weak base or salt, weak acid, weak base or salt, its solubility further suppress, उसकी जो solubility है वो और कम हो जाएगी। ठीक है। बढ़े आगे। देखना, इसका पहला एग्जाम्पल हमने कल पढ़ा था। अगर हम AgCl में NaCl मिला दें तो क्या कोई कॉमन आयन है क्या? है क्या? तो इसमें Cl कॉमन आयन है, तो AgCl क्या होगा? ऐसे डिसोसिएट होगा, और NaCl ऐसे डिसोसिएट होगा, पर इसमें एक ही एरो आएगा। तो देखो क्या कोई कॉमन आयन है क्या? Cl इज ए कॉमन आयन। तो अगर अब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो लीच एटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, लीच एटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी? बैकवर्ड जाएगी ना। हमने लीच एटेलियर में पढ़ा था बैकवर्ड रिएक्शन के लिए या तो रिएक्टेंट निकाल दो या प्रोडक्ट को ऐड कर दो। तो देखो प्रोडक्ट ऐड हो गया ना। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ क्लोराइड आयन, AgCl इज लेस soluble। ओके, क्लियर है? और कल हमने इसका कंसेप्ट भी देखा था, न्यूमेरिकल किया था कि इसका KSP इतना होता है और इसकी AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, नहीं गलत लिखा है 10, इसकी सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो इतनी आती है। लेकिन जब हमने इसकी कल 0.1 m NaCl में सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट की थी तो कितनी आई थी? तो देखो NaCl की प्रेजेंस में इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई ना। क्लियर? जी। अगला यूज ये है कि हम सी वाटर से सॉल्ट निकालते हैं। सी वाटर से सॉल्ट निकालते हैं तो हम नमक का ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब अगर हमें NaCl को प्रेसिपिटेट करना है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना पड़ेगा या बैकवर्ड? हम तो नमक चाहते हैं ना, तो हमें ये सॉलिड Backward. चाहिए तो रिएक्शन को बैकवर्ड चले जाना पड़ेगा। तो हम इसमें या तो Na ऐड करेंगे कहीं बाहर से या Cl ऐड करेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, HCl गैस पास करते हैं, ड्राई HCl। कोई कॉमन आयन इफेक्ट हुआ क्या?
तो HCl की वजह से सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगी, इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगी। क्लियर? पर आप इसको लिख लो ढंग से, ड्यू टू क्लोराइड आयंस NaCl solubility decreases and NaCl precipitate out. ओके? कोई डाउट? आगे बढ़े, अगला यूज देखना। इसका थर्ड यूज है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट ऑफ सोप। और साबुन भी कौन सा वाला साबुन है? काके दी हट्टी, ओसवाल साबुन, काला साबुन। देखा है कभी हर्षित काला साबुन? ब्राउनिश। तो देखो जो सोप होता है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है। कोई बता सकता है साबुन कैसे बनाते हैं हर्षित? क्या घर पे बना सकता है साबुन? सैपोनिफिकेशन करना। सिंपल ऑयल में NaOH डाल देंगे। अब साबुन को हमें अगर प्रेसिपिटेट करना है तो क्या डालेंगे? या तो ये वाला पार्ट मिलाएंगे या ये वाला। तो नमक क्या है, बहुत सस्ता होता है, तो इसमें हम NaCl मिला देते हैं। तो क्या कोई कॉमन आयन है क्या? सोडियम आयन की वजह से सोप की सॉल्युबिलिटी सप्रेस कर जाएगी और सोप क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर? योगिता, यस सर। अगर अपन एक बहुत महंगी सी शर्ट खरीद के लाए या कोई सूट खरीद के लाए तो उसे रिन से धोएगी या ओसवाल से? रिन से दूंगी सर। बिल्कुल गलत। रिन इज नॉट ए बेटर सोप, ओसवाल इज ए बेटर सोप। आपने रिन का कभी ऐड देखा है? जी। उसमें लिखा होता है सफेदी की झनकार। जी। तो सफेदी की झनकार का मतलब है उसमें ब्लीचिंग पाउडर बहुत पड़ा हुआ है और ब्लीचिंग पाउडर हर कपड़े को सफेद कर देगा। तो अगर आप अच्छे कॉस्टली कपड़ों को रिन साबुन से धोएंगे तो उनके रंग बहुत जल्दी ही खराब हो जाएंगे। उसके लिए ओसवाल बेस्ट साबुन है, बिकॉज ओसवाल साबुन नॉट कंटेन एनी ब्लीचिंग एजेंट, it formed by natural source, but rain is formed by artificially method. So Oswal is better. नहीं होता, नहीं उससे हाथ कभी खराब नहीं। हाँ हो जाते हैं। नहीं भाई, नहीं, हाथ तो खराब नहीं होते, ये तो सही बात है। तेरी नानी ने रिन का ऐड देख लिया होगा। और क्या, नानी जो ऐड पे देखेगी वही उन्हें अच्छा लगेगा कि रिन ज्यादा बेटर है, ओसवाल इज बेटर। आगे बढ़े, बड़े भैया। जी सर। तो हम देख लेते हैं एक और कोई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अब हम एनालिटिक केमिस्ट्री में जा रहे हैं यहां से। तो हमने कभी लैब में प्रैक्टिकल किए होंगे, ठीक है ना? गलती से ही सही, गलती से ही सही। तो जो सेकेंड ग्रुप की एनालिसिस करते हैं तो सेकेंड ग्रुप का रिजल्ट होता है HCl इन प्रेजेंस ऑफ, गलत बात, H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो अब ध्यान से देखना, ये हमारा HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा ब्रेक हो जाएगा, Cl माइनस बनाएगा, और जो H2S है वो वीक एसिड है। तो बिल्कुल, तो देखो कोई कॉमन आयन प्रोड्यूस हुआ क्या? ये कॉमन आयन प्रोड्यूस हो गया। तो ड्यू टू कॉमन आयन, ड्यू टू H प्लस आयन, H2S सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस।
ठीक है ना, उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस बट sufficient for सेकेंड ग्रुप रेडिकल, लेकिन सेकेंड ग्रुप के रेडिकल को प्रेसिपिटेट करने के लिए सफिशिएंट है। अगर हर्षित हम HCl नहीं डालें तो क्या होगा है हर्षित? यस सर। अगर हम HCl नहीं मिलाएं तो क्या होगा? फोर्थ ग्रुप का हो जाएगा ना फिर। ठीक है ना, तो इफ वी नॉट ऐड HCl, अगर हम HCl नहीं डालेंगे तो फोर्थ ग्रुप के रेडिकल भी प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, रेडिकल ऑल्सो प्रेसिपिटेट आउट, मतलब सेकेंड ग्रुप का टेस्ट करते करते फोर्थ ग्रुप वाला भी टेस्ट दे देगा। क्लियर? अब देखना यहां पर एक अच्छा सा क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूं। ये तो सेकेंड ग्रुप के रेडिकल है और ये फोर्थ ग्रुप के रेडिकल, ठीक है। तो जो फोर्थ ग्रुप के रेडिकल होते हैं उसमें कोबाल्ट सल्फाइड होता है, निकेल सल्फाइड होता है, जिंक सल्फाइड होता है और मैग्नीज सल्फाइड होता है। इनके जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है इसका 26 होता है, इसका 24 होता है और इसका 22 होता है और इसका 15 होता है। जबकि सेकेंड ग्रुप में आप देख सकते हो जो मरकरी वाला है बिस्मिथ, उसका होता है -72 सॉल्युबिलिटी। मरकरी की सॉल्युबिलिटी होती है 10⁻⁻55 और क्यूप्रस सल्फाइड की सॉल्युबिलिटी होती है 10⁻⁻44, ठीक है। और लेड की होती है 10⁻⁻29। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू बता रहे हैं और कैडमियम की वैल्यू होती है इतनी। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या आता है, सेकेंड ग्रुप का कौन सा रेडिकल फोर्थ के साथ में प्रेसिपिटेट बनाएगा? जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है? कैडमियम की। तो कैडमियम जो सेकेंड ग्रुप का रेडिकल है वो सेकेंड के बजाय फोर्थ में जाकर प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। कोई डाउट? क्वेश्चन ये क्या वो पूछेगा, बताते हैं, लिखो पहले, इतना कॉपी तो कर लो। आप ध्यान, ये तो ना H2S के साथ HCl मतलब एसिडिक मीडियम में, और ये H2S के साथ बेसिक मीडियम में प्रेसिपिटेट देते हैं। कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में प्रेसिपिटेट देते। अब एक बच्ची कहती है भैया इस पढ़ क्यों रहे हैं अपन, ये इतनी सारी बकवास हम कर क्यों रहे हैं? तो देखना क्वेश्चन, विच आयंस प्रेसिपिटेट इन बेसिक मीडियम, कौन सा बेसिक मीडियम में प्रेसिपिटेट होगा विद H2S? H2S के साथ इनमें से कौन सा रेडिकल बेसिक मीडियम में होगा? तो H2S और बेसिक मीडियम देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये फोर्थ ग्रुप के रेडिकल है। तो अब हिंट तो ये होनी चाहिए कि फोर्थ ग्रुप रेडिकल और कौन सा हर्षित? और कैडमियम। और कैडमियम। तो अगर हम चॉइस को देखेंगे तो हमें चॉइस में ऐसे दिख जाएंगे लिखे हुए,
तो हम देखेंगे कि ये सारे ही एसिडिक मीडियम वाले दिए हुए हैं, ये सारे ही एसिडिक मीडियम वाले दिए हुए हैं, सिर्फ एक कैडमियम है वो भी एसिडिक का है, पर क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है इसलिए ये सेकंड के बजाय फोर्थ में प्रेसिपिटेट। तो इस कैडमियम की जगह पर इनमें से कोई भी हो सकता है, कोबाल्ट, निकेल, जिंक और एमन। तो अगर उसने हमसे बेसिक मीडियम में पूछ लिया तो ये 5 रेडिकल हो सकते। बढ़े आगे। यस सर। अब आया हमारा थर्ड ग्रुप की एनालिसिस। जब हम थर्ड ग्रुप की एनालिसिस करते हैं तो थर्ड ग्रुप का रिजेंट होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि थर्ड ग्रुप के रेडिकल हाइड्रोक्साइड बनकर प्रेसिपिटेट होते, लेकिन थर्ड ग्रुप के आयंस को थोड़े से ही OH की जरूरत पड़ती है। तो OH का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए हम इसमें क्या मिला देंगे, हम इसमें अमोनियम क्लोराइड मिला देंगे, क्योंकि अमोनियम कॉमन आयन इफेक्ट दिखाएगा। कॉमन आयन इफेक्ट दिखाएगा तो NH4 लेस डिसोसिएटेड होगा। कैसा होगा? लेस डिसोसिएटेड होगा। लेस डिसोसिएट होगा तो OH आयन कैसे बनेंगे? कम बनेंगे, लेकिन किसके लिए सफिशिएंट होंगे? लेकिन थर्ड के लिए सफिशिएंट होंगे। ओके, थर्ड के लिए सफिशिएंट होंगे। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिफ्थ वाले भी यही प्रेसिपिटेट बना रहे। ओके, फिफ्थ वाले भी थर्ड वालों के साथ में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और गड़बड़ शुरू हो जाएगी। कोई डाउट है पूछ सकते हो। अब तो आज हम इसके बचे हुए टॉपिक्स कर रहे हैं कि कोई अगर चीज बच गई है तो हम कर ले। ओके, बढ़े आगे। अरे बढ़े क्या, जी सर। हम आगे चल रहे हैं और एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का मीन्स होता है कि अगर कोई सब्सटेंस, कोई एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो, अगर कोई एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो तो वो जो सॉल्ट बनेगा उसे हम एसिड सॉल्ट कहेंगे। ठीक है ना? तो इफ एसिड, ठीक है ना, नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, called called acidic salt।
तो अब क्वेश्चन करने के हमेशा दो मेथड होते हैं, एक रेगुलर रूटीन मेथड और एक जिसको हम कहते हैं ढक्कन मेथड। ढक्कन मेथड क्या कहता है, देखना ध्यान से। NaH2PO2 और Na2HPO3, जिस भी सॉल्ट में आपको हाइड्रोजन दिख जाए वो एसिडिक सॉल्ट, एक्सेप्ट ये दो। क्लियर? किसी भी सॉल्ट में आपको हाइड्रोजन दिख जाए तो कैसा है वो, एसिडिक सॉल्ट है। किनको छोड़कर, इन दो को छोड़कर। क्लियर है? अब समझ लो क्यों। जो हमारा H3PO3 है वो कितने H दे सकता है योगिता? तो हमने इसकी बेसिसिटी में पढ़ा था, दो दे सकता है, तो ये दो ही H दे सकता है। तो पहली बार ये बनेगा और दूसरी बार में ये बन जाएगा। अब ये इससे आगे दे नहीं सकता। तो ये वाला सॉल्ट तो कैसा है, एसिडिक, पर ये वाला सॉल्ट कैसा है, नॉर्मल। ठीक है? अब अगला देखना, ये H3PO2 है और ये कितने H दे सकता है, एक। इसकी बेसिसिटी एक होती है तो ये सिर्फ एक ही H देगा। तो ये सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट बना सकता है, एसिडिक सॉल्ट नहीं बना सकता। ये बात आप लिख सकते हो कि हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस phosphorus acid never form क्या नहीं बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट। ये एसिडिक सॉल्ट कभी नहीं बनाएगा। क्लियर? हम आगे चलेंगे और देखेंगे अगली कहानी। हमारे पास एसिड है H3PO4, तो ये NaH2PO4 बनाएगा जो कैसा सॉल्ट है, एसिडिक। ये Na2HPO4 बनाएगा जो कैसा है, एसिडिक। और अगर ये Na3PO4 में कन्वर्ट हो जाए तो कैसा हो गया, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल सॉल्ट हो जाए। H2SO4, ठीक है, ये कैसा सॉल्ट है, एसिडिक। और ये कैसा सॉल्ट है, नॉर्मल। हमारे पास H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड है। तो बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा सॉल्ट है, एसिडिक। एसिडिक सॉल्ट है। और सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एक नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल। अब इसी से हम जितना सीखते जाएंगे उतनी ही कहानी में ट्विस्ट आने लगते हैं। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं थोड़ा ज्ञान ही ज्यादा अच्छा होता है। तो वो हमसे पूछेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक, योगिता? एसिड सॉल्ट तो नहीं है फिर ये। भाई इस एसिडिक सॉल्ट का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। एसिडिक। अगर हम घर में अपनी माँ से भी पूछे तो वो शायद इसका सही आंसर बता दे बेसिक होगा सर। कि जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो क्या देते हैं, खाने का सोडा। तो खाने का सोडा क्यों देते होंगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बेसिक बेसिक होता है। हमने आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में पढ़ाया था पर आप भूल गए।
कि ये एनाइन कैसा है, वीक एनाइन है, और एनाइन की हाइड्रोलिसिस में हमेशा कैसा सॉल्यूशन बनता है, बेसिक। बेसिक। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडिक सॉल्ट है और इसका सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होता है, ऐसे लिख लो। तो एग्जाम में डूबने में 2 मिनट भी नहीं लगती। और बच्चा क्या है, पर ज्यादा पढ़ने में विश्वास रखता है। हमने बहुत देखे हैं पढ़ने वाले, 2 क्वेश्चन पूछो सारे ज्ञान व्यान खत्म हो जाता है। पक्का ज्ञान होना चाहिए, पक्का, कच्चा नहीं। ठीक है, तो बताओ कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। हाँ, जिस भी सॉल्ट के नेम में बाई लगा हो वो सारे एसिडिक होते हैं, अगर बहुत ही ढक्कन हो तो ऐसे भी कर सकते हो। सोडियम बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई, तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट। तो क्या इसका सॉल्यूशन बेसिक है? यस, जिसमें भी बाई कार्बोनेट होगा उसका सोल्यूशन हमेशा कैसा होगा, हर्षित है, हर्षित कैसा होगा, बेसिक हो जाएगा। क्लियर? सॉल्ट एसिडिक होगा और एक्टिव सॉल्यूशन बेसिक होगा। क्लियर? बड़े भैया आगे। तो एसिडिक ऐसे ही बेसिक सॉल्ट भी होता है कि अगर कोई बेस पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हो तो उसे बेसिक सॉल्ट कहते हैं, लिख लो। अगर कोई सॉल्ट पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हो, बेस पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हो तो कौन सा सॉल्ट, अगर बेस, इफ बेस इज नॉट कंप्लीटली आयोनाइज, सॉरी न्यूट्रलाइज, इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने बोर्ड पर है। अगर हम जिंक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन 1 मोल HCl से करें और ये कंपाउंड बन जाए तो बताओ ये कैसा सॉल्ट है, ये है बेसिक सॉल्ट। बड़े आगे। तो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक, अरे कोई बता सकता है क्या? तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। क्यों होगा, क्योंकि वीक होगा कोई उसमें, वीक है नहीं। आगे बढ़े। देखो भैया हमको ज्यादा केमिस्ट्री तो नहीं आती, बस हाँ जो पेपर में आती है वो जरूर आती। लिखा था पर हाँ क्लोरीन की वजह से हुआ है।
बड़े भैया यार, आजकल की किताबों में कुछ लिखा ही नहीं होता। हमने तो बहुत सालों बाद किताबें खोली, हमें तो कुछ दिखता ही नहीं। हमें लगता है कितनी बच्चों जैसी किताब है, कुछ भी ढूंढो कुछ भी नहीं मिलता। बड़े आगे नहीं, इन किताबों में वो वाली किताब तो हम लाते ही नहीं करते। जिन किताबों में कटवा देते हैं उन किताबों को तो हम कभी खरीद हम क्यों खरीदेंगे उनको। नहीं कोर्स कटवा दिया ना। उसको नहीं देखते। आगे है इंडिकेटर। इंडिकेटर को हिंदी में कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं? सूचक, मतलब इंडिकेटर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि इंडिकेटर का काम क्या है? व्हाट इज रोल ऑफ इंडिकेटर? कोई बता सकता है इंडिकेटर का काम क्या है? इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेट द चेंज इन पीएच। इंडिकेट चेंज इन पीएच, ठीक है? ये पीएच में चेंज को बताते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है जो इंडिकेटर है कि वो वीक एसिड है या वीक बेस होते हैं। तो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होगा, तुमने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, तो इसलिए तुमसे पूछना, खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। इंडिकेटर आर वीक, ऑर्गेनिक, एसिड और बेस, ठीक है? तो इंडिकेटर क्या है? हमेशा वीक एसिड और वीक बेस होते हैं। नंबर 3 पॉइंट, कलर ऑफ इंडिकेटर। कलर ऑफ इंडिकेटर डार्क इन आयनिक फॉर्म। जब वो आयंस में होगा तो उसका कलर डार्क होगा। एग्जाम्पल के लिए बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, HPH। HPH को शॉर्ट में HPH कहते हैं, पर इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिनोफ्थलीन। क्या? जब हम फिनोफ्थलीन को ब्रेक करते हैं तो पीएच माइनस बन जाता है। तो बताओ HPH का कलर डार्क होगा या पीएच माइनस का? पीएच माइनस। तो पीएच माइनस का कलर डार्क होता है और ये पिंक होता है। और कैसे मीडियम में होता है? बेसिक में। और फिनोफ्थलीन कलरलेस होती है। कैसी होती है? कलरलेस। जब कोई रिश्वत में पकड़ा जाता है या रिश्वत देने वाले को लेने वाले को पकड़ते हैं तो क्या करते हैं? नोटों पे फिनोफ्थलीन छिड़क देते हैं। ये व्हाइट पाउडर होता है। और जब वो नोट अपने हाथ से गिनता है तो उसके हाथों पे पिंक कलर लग जाता है। पिंक कलर नहीं, व्हाइट पाउडर लग जाता है। उसी समय उसे ट्रैप करते हैं और NaOH, और फिर साबुन से उसके हाथ धुलवाते हैं। साबुन हमने आज ही देखा था, ओसवाल द साबुन, उसमें सोडियम था और सोडियम का सॉल्यूशन एल्कली होता है। एल्कली में डालते ही उसके हाथ पिंक हो जाते हैं। क्लियर? और दूसरा हमारा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। और मिथाइल ऑरेंज बेसिक होता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर इस फॉर्म में रेड और इसमें येलो। तो रेड होगा एसिडिक मीडियम में। कैसे मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। और येलो होता है किस मीडियम में? बेसिक मीडियम। क्लियर? अब बेंजीन, अब इन इंडिकेटर के कलर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी होती है कि इंडिकेटर का कलर कैसे देखें।
तो हम देख रहे हैं इंडिकेटर का कलर देखने के लिए क्विनॉइड थ्योरी। कौन सी थ्योरी? क्विनॉइड थ्योरी। ये तो है बेंजीन स्ट्रक्चर, इसको बेंजोइड स्ट्रक्चर कहते हैं और इसको कहते हैं क्विनॉइड स्ट्रक्चर। इसमें वो जुड़ा हुआ होता है ना ऊपर, वो जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ा जा सकता है। तो क्विनॉन जो इसमें हमेशा कलर होता है, तो जो भी डार्क फॉर्म होगी वो किस फॉर्म में होगी? क्विनॉइड फॉर्म में। तो क्विनॉइड फॉर्म के कलर डार्क होते हैं। क्विनॉइड फॉर्म आर डार्क, क्लियर, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इजली। ये फर्स्ट ग्रेड में स्पेक्ट्रोस्कोपी में पूछा जाता है। तो ये क्यूनॉइड क्यों कलर दिखाता है? क्योंकि इसका पाई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो फौरन पलट के क्वेश्चन पूछा जाता है बेंजीन में भी तो पाई बॉन्ड है पर ये कलरलेस क्यों है? इसमें वो बॉन्ड क्योंकि इसमें रेजोनेंस है। क्या है? रेजोनेंस की वजह से पाई बॉन्ड एक्साइट नहीं हो पाते हैं। तो बेंजीन कलरलेस हर्षित क्यों है? स्टेबल नहीं हो पाती, एक्साइट ही नहीं हो पाते, एरोमेटिक नेचर का है। जब एरोमेटिक नेचर होता है तो रिंग बन जाती है। अब उसमें से पाई इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही डिफिकल्ट काम। क्लियर? तो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो कोई भी कलर नहीं दिखाता है। अगर हम चाहें तो यहां से ऑर्गेनिक पे ट्रांसफर हो सकते हैं कि फिनोल्फ्थलीन कैसे बनाते हैं, हाउ टू फॉर्म फिनोल्फ्थलीन। तो हर्षित तेरे लिए गृह कार्य है अंग्रेजी में होमवर्क, हाउ टू फॉर्म फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ठीक है? Yes. मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन कैसे प्रिपेयर कर? नीट में सिर्फ वही रिएक्शन आती है जो एनसीईआरटी में दे रखी है। एनसीईआरटी में ऐसी कुछ भी नहीं है जो नहीं दे रखा हो, कुछ भी। वो क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं बस। अब कहीं फिनोल्फ्थलीन पूरी एनसीईआरटी में कहीं भी फिनोल्फ्थलीन लिखा हुआ है तो आप क्या आ सकता है? नहीं बट ना वो हमारे टीचर बोलती थी ना जो रिएक्शन दे रखी है ना वही पूछते हैं। वो 12th वाली टीचर। फिर तो दूसरी अगर वो कह देती नहीं बाहर वाली भी आती है तो कल ही दूसरी रिएक्शन लाना शुरू कर देती और फिर उसको जबरदस्ती बतानी पड़ती। क्यों? वो डिनाई नहीं कर सकती क्योंकि कल ही उसने कहा है कि बाहर से भी आ सकती। ये कह सकते हैं कि उसमें जो लिखा हुआ है वो आता है, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वहां तो उसने फिनोल्फ्थलीन लिख दिया, बस हो गया काम उसका। अब टीचर का काम। तो आपका होमवर्क है कल आपको फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज बनानी है। ओके? कल ऑर्गेनिक स्टफ करेंगे। अभी पहले ये तो खत्म कर ले, अब होगा आज। अब हम चलते हैं चॉइस ऑफ इंडिकेटर। क्या? चॉइस ऑफ इंडिकेटर। ठीक है? चॉइस ऑफ इंडिकेटर में हम देखते हैं कि कैसे इंडिकेटर का सिलेक्शन करते हैं। तो एक आसान बात तो मुझको आती है, वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में मिथाइल ऑरेंज अच्छा इंडिकेटर है। कौन सा?
स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में HPH अच्छा इंडिकेटर। अरे आवाज आ रही है क्या? यस सर। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में HPH अच्छा इंडिकेटर है। HPH का मतलब फिनोक्सिलिन। तो आप देखना, मैं यहाँ पर एक क्रॉस बना रहा हूँ और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया मैंने, मतलब HCl और NaOH का टाइट्रेशन कर रहे हैं अपन। इसकी जो pH की रेंज है वो 3 से लेकर 10 तक होगी, 3 से लेकर 10 तक होगी। अब इसके साथ अच्छा इंडिकेटर कौन होगा? दोनों ही यूज कर सकते हैं, फिनोक्सिलिन और HPH दोनों ही यूज कर सकते हैं। पर अगर चॉइस में एक ही हो तो फिर एक ही कर सकते हैं। अब अगर चॉइस में दोनों ही आ गए तो ध्यान से रखना, जो सब्सटेंस ब्यूरेट में फिल किया जाता है उसके अकॉर्डिंग इंडिकेटर लेते हैं। तो इंडिकेटर सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस फिल्ड इन ब्यूरेट। ओके, ब्यूरेट में जो भरा जाएगा अर्थित उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो ये हमारा पहला टाइप था। दूसरा हमारा टाइप है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस टाइप का। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने HCl ले लिया और स्ट्रॉन्ग वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी जो रेंज होगी वो 3 to 8 होगी। इसकी जो रेंज होगी pH चेंज की वो 3 to 8 के बीच में होगी और इंडिकेटर स्ट्रॉन्ग के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा। और थर्ड पार्ट हमारा हो जाएगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब एसिटिक एसिड और NaOH का टाइट्रेशन कर रहे हैं। इसकी जो रेंज होगी वो 6 to 10 के बीच में वेरी करेगी। इसके लिए अच्छा इंडिकेटर NaOH के अकॉर्डिंग लेंगे तो कौन हो जाएगा? HPH इज ए गुड इंडिकेटर। और लास्ट बचा हमारा कौन सा? वीक एसिड और वीक बेस। जनरली ऐसे टाइट्रेशन को करते ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक मास्टर टीचर कमजोर है और बच्चा भी कमजोर और दोनों मिलकर नीट की तैयारी कर रहे हैं। ओके, जनरली ऐसे टाइट्रेशन को अवॉइड करते हैं और इसकी रेंज 6 to 8 होती है। फिर भी हर्षित अगर वो पीछे पड़ जाए, नहीं मैं तो करूंगा और मुझे तो इंडिकेटर बताओ, तो इसके लिए जो अच्छा इंडिकेटर है वो फिनाइल रेड होता है। और अभी हमने जो इंडिकेटर पढ़े हैं वो होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। ये रिडॉक्स इंडिकेटर नहीं है, तो अब हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स इंडिकेटर। रिडॉक्स इंडिकेटर का कलर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज की वजह से आएगा। रिडॉक्स इंडिकेटर का कलर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज की वजह से आएगा। तो कलर ड्यू टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यस, ऐसे हमारे कोर्स में बहुत सारे टाइट्रेशन है। अगर हम KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन करते हैं तो हर्षित कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है?
इसमें हम H2SO4 भी मिलाते हैं तो हमको MnSO4CO2 मिल जाता है प्लस H2O। इसमें KMnO4 खुद ही सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। तो फिर आप कंफ्यूज कर देते हो ना कि वो उसमें क्या मिलाते हैं। तो यही तो पक्का ज्ञान कहते हैं इसी को। आप कहते कि नहीं कुछ नहीं मिलाते, देखो लो कोई बात नहीं, ये हमारा मोर सॉल्ट है, इसके टाइट्रेशन में इंडिकेटर कौन होगा? बताओ खोल, तो बताओ भैया इसके टाइट्रेशन में इंडिकेटर कौन होगा? हर्षित, इसमें भी KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। इसमें भी KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। तो बच्चा थोड़ी देर बाद सोचेगा कि फिर तो हमेशा ही ये करता है। आपका होमवर्क है पोटेशियम डाइक्रोमेट और मोर सॉल्ट के टाइट्रेशन में इंडिकेटर कौन? बोलना नहीं है, घर पे गृह कार्य है हिंदी में और अंग्रेजी में होमवर्क। अब जब हमने होमवर्क दिया है तो इतना आसान होमवर्क तो दिया नहीं होगा कि तुम बता सको, और हम जानते हैं तुमको आता भी नहीं है किसी। इसके दिया है कि कुछ पढ़ो घर जाके। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में दो इम्पोर्टेंट बात और वो भी देख लो। वॉल्यूमेट्रिक जब एनालिसिस करते हैं, मतलब आयतन विश्लेषण हिंदी में, तो जनरली हमने देखा होगा 12th में ये दो टाइट्रेशन किए जाते हैं। इनमें से किसको प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जाता है? तो हम इसको यूज करते हैं एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। हमको तो ये एग्जाम में कराया ही नहीं था। तुम्हारे कोई टाइट्रेशन होते, इसको हम एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं। तो फिर बच्चा पूछेगा क्यों? उसका रीजन है इसके अंदर इम्प्यूरिटीज होती है। तो KMnO4 का रिजल्ट कभी भी ऑथेंटिक नहीं होता। मतलब जो तुम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में निकालते हो वो सारे रिजल्ट ही मोह माया है। अभी हमने हमारे रिजल्ट पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। अगर तुम उस रिजल्ट को सही निकाल भी दो ना तो पता लग जाएगा टेप के लाया है कहीं से, तो वो गलत ही होना चाहिए। नहीं हमने मैम से पूछ ली थी। अरे मैम को खुद नहीं आता, तू आज ही फोन करके अपनी मैम को पूछ ले, मैम इसमें से कौन प्राइमरी स्टैंडर्ड, कल ही फोन कर दी आज इधर। अरे क्यों उनका दिमाग खराब करते। तो हम K2Cr2O7 को एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज करते हैं क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटीज नहीं होती है, इसके रिजल्ट ऑथेंटिक होते हैं, एक्यूरेट। और ये थी हमारी कहानी आयोनिक इक्विलिब्रियम। खत्म चैप्टर है और चैप्टर की हैप्पी एंडिंग हो गई। ठीक है ना, हम एक बार क्लास को बंद करके वापस से ऑन कर रहे हैं। चलाना है क्या?